एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होगा। तो वो एक प्रोटेक्टिव पीरियड होता है उस फीमेल्स के लिए, यानी बच्चे के लिए तो फ़ायदा ही है, जो ब्रेस्ट फीड ले रहा है माँ के लिए भी इसलिए फ़ायदा है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचा के रखता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को कम से कम मिनिमम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है, चाहे वो 2 बच्चों को 6-6 महीने पिलाए या 1 बच्चे को 1 साल तक पिलाए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च प्रूवन चीज है कि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती है। जैसे आपने एंजेला जॉली का नाम सुना होगा, एंजेला जॉली जो हॉलीवुड स्टार है, बेसिकली उसकी फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की। वो BRCA1 पॉजिटिव थी, इसलिए उसने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा लिए, दोनों ओवरी रिमूव करा ली। तो इस तरीके से उसने अपने ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 90% से ज्यादा तक कम। तीज त्योहार होता है तो फीमेल्स पूड़ी वगैरह बहुत सारा ऑयल से बनाती है, उस ऑयल को जब तक यूज करते हैं जब तक वो एक भी ड्रॉप खत्म नहीं हो जाता। तो ये रिसाइकिल ऑयल है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इस चीज के लिए, तो ये यूज नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। हाफ वॉल में आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर के बारे में। स्तन कैंसर है क्या, ये किसको हो सकता है, किस उम्र में हो सकता है, इसके कारण क्या हैं और बचाव क्या है। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, SNMC में कैंसर विभाग में कैंसर विशेषज्ञ हैं और उन्हें कैंसर दीदी या डॉक्टर दीदी भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि किस उम्र में स्तन कैंसर हो जाता है मैम? देखिए, पहले हम लोग कैंसर क्या है वहां से जी शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि बेसिक पहले हमें समझना बहुत जी जरूरी है। तो कई लोग सोचते हैं कि कैंसर कोई ऐसी चीज है, कोई अभिशाप है कि जो बाहर से आया, जिसने बुरा काम किया उसको कैंसर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कैंसर हमारे अंदर ही सोया पड़ा हुआ है, सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। हमारी बॉडी में जीन्स होती हैं, पूरा बॉडी का मैकेनिज्म जीन से चलता है। तो कुछ जीन्स ऐसी होती है जो कैंसर को बढ़ावा देती है, जी जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। कुछ जीन्स ऐसी होती है जो इसको दबा के रखती हैं, जिसको हम ट्यूमर सप्रेशर जीन कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बैलेंस में होती हैं। कई बार क्या होता है कि जब ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है किसी भी वजह से, आपकी बॉडी में कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो गए या कुछ ऐसे बाहरी तत्व हो गए जिन्होंने जेनेटिक म्यूटेशंस को जन्म दिया, तो जो प्रोटोकॉन जीन्स हैं, जो कैंसर करने वाली सेल्स हैं, जो जीन्स हैं, वो एग्रीवेट हो जाती है, सप्रेशर वाली कम हो जाती है, यानी बॉडी में जो सोया हुआ कैंसर था वो जाग उठता है। अब फिर क्या होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में वियर टियर होती है, जैसे कोई सेल मर गई तो उसके बाद 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 सेल बनी। ये भी बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से कंट्रोल वे में होता है, और ये सारी सारी हमारी बॉडी की जीन्स कंट्रोल करती हैं। जब जीन्स में म्यूटेशंस हो जाता है तो ये कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब सेल आपकी बात नहीं सुन रही है, अब सेल अचानक से ग्रो होना शुरू हो गई, और ये ग्रो होके एक गुच्छा, जिसे कहते हैं ना लंप टाइप का बना लेती हैं। अब ये लंप लोगों के दिमाग में बड़ा होता है, ये टेंशन या बहुत कंफ्यूजन होता है कि कोई भी लंप है तो वो कैंसर है। ऐसे नहीं है, हम इसको ट्यूमर बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन टाइप का, यानी कि वो नुकसान नहीं करता है जब तक कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता। एक होता है मैलिग्नेंट टाइप का, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। जी तो ये जो कैंसर वाला होता है ये खतरनाक होता है, ये शांत नहीं बैठता है, आसपास की जो ऑर्गन है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। जी तो ये कैंसर के बारे में बात हो गई। अब बात होती है कि कैंसर, बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा हम बात करें नेल्स की, नेल्स का कैंसर होता है, हेयर में कैंसर होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है उसका कैंसर होता है, जो लिम्फ है उसका कैंसर होता है। तो जिस ऑर्गन में कैंसर है उसके हिसाब से इसका नाम होता है। अगर ब्रेस्ट या स्तन में होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आपका जी था, अ, एक बार कि रिपीट। किस में किस उम्र में सबसे ज्यादा ये देखिए, कैंसर पहले होता है? जो कैंसर था वो एक ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती थी, तो जी जनरली 50-60 या उससे ऊपर की उम्र का हम लोग मानते थे। लेकिन अब कैंसर की कोई उम्र नहीं रह गई है। 10 महीने के बच्चे में भी कैंसर होता है, 90 साल के इंसान में भी होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि कुछ सालों से कैंसर का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को लेके। कैसे? जैसे पहले हम लोग देखते थे कि हमारे पास 50 से 60 साल की फीमेल्स बहुत कॉमन आती थी। अब 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की ये फीमेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में पैटर्न लगभग वैसे ही चल रहा है, यानी 50-60 की उम्र में। पर हमारे इंडिया में 10 साल पहले खिसक गई है उम्र। ऐसा क्यों हुआ?
इससे इसलिए हुआ कि हमारे लाइफ स्टाइल जो हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर जो अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन जो हमारी जो जीन्स है जो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों ने अडॉप्ट तो कर लिया है लेकिन वो हम अंदर से उस चीज को एक्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक रीजन ये हो सकता है, और दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा मॉडिफाई होता जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके रिस्क फैक्टर में लेके। और तीसरी चीज है कि पहले डायग्नोस्टिक मॉडलिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं होती थी, तो एक रीज़न ये भी है कि अब पता नहीं चल पाता था। पता नहीं चल पाता था, लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते थे, डरते थे इस चीज़ को लेके, लोगों में एप्रीहेंशन कम हो गया। तो दोनों ही वजह है, एक तो हमारा लाइफ़स्टाइल, वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल जो हम लोगों ने अपना लिया है, दूसरी हमारे पास अच्छी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी हो गई जिससे हम लोग कैंसर का पता लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, लोगों के अंदर में जो पहले एप्रीहेंशन होता था, उनका होता था कि मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, बता दें। तो मेरी लाइफ़ तो खत्म हो गई। एक लोगों का था कि कैंसर मीन्स डेथ सेंटेंस। तो अब ये चीज़ समझने लगे हैं, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी आप बोली कि पश्चिमी सभ्यता को हम जो अपना रहे हैं, इस वजह से हम ये कैंसर के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है? सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर रही है वो है मैरिज का पैटर्न और बच्चे लेट होना, जो मानते हैं। मैं आपको अगर एक इसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाती हूँ। जो ह्यूमन बॉडी, फीमेल की बॉडी होती है, वो पूरे के पूरे हार्मोन डिपेंडेंट होती है। जी। दो हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सभी लोग जानते हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो हमारी बॉडी में जब भी ये हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ेगा। अच्छा। तो अगर किसी फीमेल्स में जैसे मेंसेस स्टार्ट होते थे, जिसको हम लोग मिनार्की कहते हैं, यूजुअली पहले इंडियंस लड़कियों में 10 या 14 साल की उम्र में होते थे, मेनली 14-15 में बहुत कॉमन होते थे मेंसेस स्टार्ट होना। अब आप देख लेंगे मिनार्की यानी मेंसेस 9 साल के 10 साल के बच्चों में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 साल का एस्ट्रोजन का एक्सपोजर उनको ज्यादा मिल गया उनकी बॉडी में। इसके अलावा जो मीनोपॉज है, किस फीमेल्स में अगर लेट मीनोपॉज होता है तब भी एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होता है। यूजुअली हम मान के चलते हैं 45 to 50 ईयर्स जो इंडियन वुमेन्स की मीनोपॉज की एज होती है, पर अगर ये 50 से ज्यादा हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर शादी ना करें, शादी करें तो लेट शादी करें, लेट शादी करें तो लेट बच्चा करें, बच्चा। 30 साल के बाद अगर फर्स्ट बच्चा होता है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बच्चा हुआ तो बच्चे को फीड नहीं कराया, ये भी एक जी। बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा फैमिली की किसी में हिस्ट्री रही है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हम लोग कहते हैं, जैसे माँ में, बहन में, तो इन लोगों में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है या यहाँ तक कि ओवरी अंडा का भी कैंसर रहा है, तो उस फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। अगर फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटिव हैं, तो उस फीमेल को 9 गुना खतरा ब्रेस्ट कैंसर का ज़्यादा है। तो इसलिए आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या रही, आपके नानी या जो भी हैं आपके आगे के जो पूर्वज हैं, उनकी डेथ किस वजह से हुई, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हिस्ट्री उसकी क्या रही है पूरा जी, पता बिल्कुल। चले। इसके अलावा स्मोकिंग जो इंडियन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हर चीज़ आपका मशीनरी से होने लगा है, एवरीथिंग इज गेट डिजिटलाइज्ड, तो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो ये जी। कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा अभी आपने कहा कि फीड ना कराना, ये भी कैंसर की वजह है। हो जी, सकता है, वो जी। कैसे? वो थोड़ा समझाएँ? देखिए, जब मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तो जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। जी। मैंने जैसे बताया कि एस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होगा। तो वो एक प्रोटेक्टिव पीरियड होता है उस फीमेल्स के लिए। यानी बच्चे के लिए तो फ़ायदा ही है, जो ब्रेस्ट फीड ले रहा है, माँ माँ के लिए भी इसलिए फ़ायदा है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचा के रखता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को कम से कम मिनिमम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है। चाहे वो 2 बच्चों को 6-6 महीने पिलाए या 1 बच्चे को 1 साल तक पिलाए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च प्रूवन चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती है। तो मैम क्या कुछ ओपीडी में ऐसे केसेस आ रहे हैं जो माँ बच्चों को फीड नहीं कराती और उसमें ऐसा ये देखने को मिल रहा अभी तो जो आते हैं, हाँ, कुछ फीमेल्स में ऐसा है। ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर खाली एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, है? मल्टीफैक्टोरियल होता है। खाली मैं एक फैक्टर को बोल दूँ तो वो क्या है ना, बेईमानी हो। अच्छा। जी। मैम एक तो फीड हो गया, दूसरा कुछ गाँठें हो जाती हैं, ठीक है? तो क्या वो गाँठ कैंसर ही होगा या कुछ और हो सकता है वो? देखिए, अगर ज़्यादातर हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं, इसको मैं 2-3 कैटेगरी में रख के चलूँगी। जो बच्चे कुछ आते हैं 15 से 20 या 25 साल तक की, ब्रेस्ट में गाँठ होना एक बहुत कॉमन चीज़ है, पहले मैं बता दूँ, ठीक है? तो ये जो बच्चियाँ आती हैं ब्रेस्ट में गाँठ लेके आती हैं, अगर किसी बच्ची के ब्रेस्ट में ऐसी गाँठ है कि जो रबड़ की तरह महसूस हो रही है,
अच्छा। रबड़ी कंसिस्टेंसी कहते हैं और ओवल शेप की है, अंडाकार है, जिसमें पेन यूजुअली नहीं होता है, ठीक है, जी। या कभी-कभी थ्रोमिंग पेन होता है, तो ज़्यादातर वो फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं, जिसको लेमन लैंग्वेज में हम ब्रेस्ट की रसोली कहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अगर हमें डाउट होता है तो हम जाँचें कराते हैं, तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पे बता देते हैं। तो ये गाँठें अपने आप कुछ सालों बाद खत्म हो जाती हैं, वो क्योंकि कैंसर बॉडी नहीं में होता। वो कैंसर नहीं होता, लेकिन इसे कन्फर्म करने के लिए या तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से कन्फर्म करते हैं या एफएनएसी या मैमोग्राफी करा के कन्फर्म करते हैं। जी। इसके अलावा ब्रेस्ट में कुछ सिस्ट पड़ जाती हैं। कई बार जो मिल्क ग्लैंड हो जाती हैं, मिल्क एक जगह इकट्ठा हो गया, वो सड़ गया, तो एब्सिस की फॉर्म ले लेती हैं। कुछ गैलेक्टोसील हो जाती हैं। कई बार फाइब्रोएडिनोसिस हो जाती है, मतलब क्योंकि ब्रेस्ट तो फाइब्रस टिश्यू से बना है, उसमें फैट भी है, ग्लैंड भी है, लोब्यूल्स भी है, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, उसको फाइब्रोएडिनोसिस भी कहते हैं। तो ये जितनी भी दिक्कत है, ये सारी बिनाइन दिक्कत होती हैं, तो ज़्यादातर ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन अगर किसी फीमेल को ऐसी गांठ है, लंबे टाइम से बिल्कुल भी पेन नहीं है, बढ़ती जा रही है, उसका शेप एक डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने फाइब्रोएडेनोमा का आपको ओवल शेप बताया, लेकिन ऐसी गांठ आ रही है कि जो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो साइज को, तो वो कैंसर की हो सकती जी। है। मैम अभी आपने कहा कि जाँच कराने से ये सारी चीज़ें पता चली, तो इसमें जो शुरुआती जो लक्षण हैं, ठीक है, वो जाँच से पता चलेंगे। लेकिन वो जाँच कौन-कौन सी हैं और सबसे अत्याधुनिक जाँच कौन-सी है जो अभी हाल-फिलहाल में कुछ रिसर्च हुआ हो इस पे? जाँचों को बेसिकली मैं 2 कैटेगरी में बाँटूँगी। एक जी, जाँच तो होगी जब पेशेंट को कोई सिम्पटम्स नहीं है, जी, जिसको मैं स्क्रीनिंग कहती हूँ, जी, ठीक है? अगर मैं पब्लिक को समझाऊँ तो स्क्रीनिंग क्या है, जैसे स्कूल में किसी के एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होता है, एक बीच-बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम होता जी, है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेसिकली लेने का यही पर्पज़ होता है, कौन-सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, वो पहले से पता लगा लें, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करा लें। जी, एक स्क्रीनिंग भी हमारा इसी टाइप का टेस्ट होता है, जो कि ब्रेस्ट का एक्स-रे होता है, जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, ताकि ये पता लगा लें कि उसको जो अंदर कोई गाँठ है या कुछ एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं है, ताकि वो बाहर पेशेंट को पता करने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर लें। फॉर जी, एग्ज़ाम्पल स्क्रीनिंग के 3 मेथड होते हैं। एक होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जी, यानी कि पेशेंट को, यानी पेशेंट नहीं बोलूँगी मैं, नॉर्मल पर्सन बोलूँगी, नॉर्मल फीमेल को 40 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार किसी भी अपने डॉक्टर से क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करा लेना है। यूजुअली साल में 1 बार कभी ना कभी डॉक्टर के पास चक्कर लग जाता है, तो हर फीमेल्स को बोलना है कि मेरा एक ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन भी कर लीजिए, ठीक है? ये कौन डॉक्टर करेगा मैम? कोई भी डॉक्टर कर सकता है, एमबीबीएस पास भी कर सकता है, एमडी भी कर सकता है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, आपके सर्जन भी कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी चीज़ होती है, मैमोग्राफी को थोड़ा आप डिफाइन करिएगा क्योंकि ये लोगों को नई चीज़ दिखती है मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी को लेमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट का एक्स-रे कहती हूँ। जी, एक छाती का एक्स-रे होता है, जो नॉर्मल एक्स-रे चेस्ट कहते हुँ, हैं ना। हुँ, एक होता है मैमोग्राफी, ये बेसिकली डिजिटल टाइप का मैमोग्राफी होता है। उसमें ब्रेस्ट को 2 पार्ट में, जैसे ब्रेस्ट है, तो 2 पार्ट से कंप्रेस करके, इस टाइप से और इस टाइप से, क्रेनियोकॉर्डल और मीडियोलेटरल, जी, दोनों ब्रेस्ट का एक्स-रे लिया जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है अगर कुछ 5 एमएम की भी गाँठ होगी, क्योंकि 5 एमएम की गाँठ किसी अच्छा, अच्छा, फीमेल्स को बाहर से फील नहीं होगी। अगर किसी 5 एमएम की भी होगी, तो वो आपके उस उसमें मैमोग्राफी में आ जाएगी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें से जाँच करा के कंफर्म किया जाएगा कि इसमें कैंसर के कीटाणु हैं या नहीं है, कैंसर है कि नहीं है। तो हुँ, स्क्रीनिंग का एक बेनिफिट होता है, क्योंकि एक फीमेल्स को गाँठ जब महसूस होती है, जब गाँठ या तो 2 सेंटीमीटर की हो जाती है, ऊपर से उसके ऊपर हो जाती है, तब तक यानी कैंसर की काफ़ी सेल्स उसमें पनप चुकी होती पंच हैं। 10 टू द पावर 9 कैंसर सेल का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो 2 में उसकी डबल हो गई, तब तक वो कैंसर थोड़ा-सा बढ़ चुका होता है। हुँ, तीसरी चीज़ होती है, अच्छा, मैमोग्राफी को लेके कुछ लोगों को डाउट भी होता है, कब करानी है, कैसे करानी है? जी, तो यूजुअली जो गाइडलाइंस है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हर फीमेल्स को 40 साल की उम्र के बाद और 74 साल की उम्र तक जी, साल में 1 मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। अगर आप साल में 1 बार नहीं करा पा रहे हैं, तो कम से कम 2 साल में 1 बार मैमोग्राफी ज़रूर करा लीजिए। जी, अगर किसी फीमेल की कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, माँ को, बहन को, मौसी को, नानी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर रहा है, तो उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि ये काम आप 35 साल की उम्र से ही चालू कर दीजिए। तो उसमें और एक्सटेंसिव एमआरआई ब्रेस्ट होता है। कुछ फीमेल्स के ब्रेस्ट ना बहुत डेंस होते हैं, तो मैमोग्राफी से नहीं पता चल पाता, तो उनके लिए हम एमआरआई कॉइल ब्रेस्ट कहते हैं। वो एक तरह का एमआरआई होता है, जिसमें छोटी-सी भी गाँठ इवन 2 एमएम या 3 एमएम तक की भी पता चल पता चल जाती है। जाती है। तीसरा स्क्रीनिंग का मेथड होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये है कि फीमेल घर में बैठ के अपने ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन कर सकती वो है। कैसे? तो यूजुअली 20 साल की उम्र के बाद हम हर फीमेल्स को बोलते हैं कि महीने में 1 बार आप एक डेट फिक्स कर लीजिए,
और अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन कर लिए। जैसे आप अपने चेहरे को शीशे में रोज देखते हैं, कुछ भी एबनॉर्मलिटी, पिंपल्स हुआ, तिल निकला तो आपको पता चल जाता है। तो आप पहले अपने नॉर्मल ब्रेस्ट को पहचानिए। अगर आप नॉर्मल पहचान पाएंगे तभी आप एबनॉर्मल को पता लगाएंगे। जी। तो जो फीमेल्स जिनका मेंसेस साइकिल चल रहा है उनको बोलते हैं, जैसे मेंसेस 3 या 4 दिन का हुआ तो 5वें 6ठे दिन में आप अपने ब्रेस्ट को नहाते वक्त पूरा एक्सपोज करिए और दोनों ब्रेस्ट को हाथों की इन 3 उंगलियों से ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इनसे हल्का हल्का पालपेट करके देखना है कि कुछ एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मलिटी ब्रेस्ट में होती है। जी। इसके अलावा ये हार्डली टेक्स 5 to 7 मिनट्स। तो पूरा ब्रेस्ट भी देखना है, ये जिसको एक्सिला लेमन लैंग्वेज में कांख कहते हैं, इसको भी देखना है, और कॉलर बोन के नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को भी देखना है। जिन फीमेल्स को मेनोपॉज हो चुका होता है तो उन लोगों के लिए बोलते हैं कि महीने में 1 दिन डिसाइड कर लीजिए आप, या तो फर्स्ट या लास्ट की डेट कर लीजिए। और सब फीमेल्स को अपनी हेल्थ डायरी, क्योंकि जितनी भी डिजीज आती हैं फीमेल्स में यूजुअली 40 ईयर्स के बाद आती हैं, तो हर फीमेल्स को अपनी हेल्थ डायरी मेंटेन करनी स्कूल डायरी की चाहिए। तरह से सेम। बिल्कुल स्कूल डायरी की तरह। तो पहले महीने में ब्रेस्ट में क्या देखा, दूसरे में क्या देखा, वो उसको नोट करती चली जाए। जी। मैम, क्या अनमैरिड गर्ल्स के अंदर भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अनमैरिड है, जैसे मैंने बताया था कि मैरिज हो जाती है जी। और बच्चे हो जाते हैं तो ब्रेस्ट फीड कराती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। निकलता है। अनमैरिड है तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो क्या ये पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, पुरुषों में भी और ब्रेस्ट इसके इश्यू होता है। इसके इसके लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट सिर्फ फीमेल्स में होता है, ऐसा नहीं है। चेस्ट के ऊपर आपने देखा कि पुरुषों में भी ग्लैंड, हालांकि ग्लैंड और टिश्यू कम होता है। जी। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं 100 फीमेल्स में कैंसर है तो एक मेल ऐसा मिलेगा जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा। लक्षण दोनों के सेम होता है, जो फीमेल्स के और मेल्स के। लक्षणों की अगर बात करें, अगर किसी फीमेल्स को ब्रेस्ट में कोई भी गांठ महसूस होती है, स्पेशली ऐसी गांठ जिसमें दर्द नहीं है, जी। लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा कांख में, जिसको एक्जिला कहते हैं, उसमें कोई गांठ महसूस हो रही है, कॉलर बोन के नीचे कोई आपको या कॉलर बोन के ऊपर कोई गांठ महसूस हो रही है, ब्रेस्ट का दोनों का साइज आपको चेंज लग रहा है, पहले ठीक था अब आपको फील हो रहा है कि एक ब्रेस्ट बड़ा लग रहा है, एक ब्रेस्ट छोटा लग रहा है। ठीक है, अगर निप्पल अंदर की तरफ धस जाए, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कहते हैं, ये नए चेंज आपको देखने को लग रहे हैं। निप्पल में से कुछ ब्लड जैसा डिस्चार्ज लगता है। किसी ब्रेस्ट की जो चमड़ी है उसके ऊपर खराश जैसा आपको कुछ लगने लगे, लगातार खुजली करे। कुछ लोग इसको अंडरगारमेंट एलर्जी करके समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन मानने वाली बात है कि जो गारमेंट एलर्जी होगी दोनों ब्रेस्ट में होगी, एक पर्टिकुलर ब्रेस्ट में नहीं होगी। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट की स्किन टाइट हो गई है या इस टाइप से हो गई जैसे कि संतरे का छिलका, जी। यानी उसमें गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं, इसको हम ऑरेंज पील अपीयरेंस कहते हैं। इस टाइप का अगर कुछ भी चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। हम स्क्रीनिंग की बात जब करते हैं तो उसमें एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो क्या देखें। आप ये मान के चलिए कि ब्रेस्ट जो होता है चावल के दाने का बोरे की तरह होता है, अच्छा। जिसमें ग्लैंड हम चावल के दाने बोलते हैं। अगर आपको उस चावल के थैले में कुछ पेबल जैसा, पत्थर जैसा फील होता है तो वो एबनॉर्मल है। ओह। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम करते हैं डायग्नोस्टिक की बात, ये तो जी। हमने स्क्रीनिंग की बात जी। कर ली थी। अगर किसी फीमेल्स को इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो घबराना नहीं है, मेन चीज है पैनिक नहीं हाँ, होना है। पैनिक पैनिक हो बिल्कुल जाता है। शांति से जी। सोचें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अब असाध्य बीमारी नहीं है, पहले तो ये बिल्कुल समझ लेना है। अगर पेशेंट जिससे 3 तक भी आ जाता है तो इतने अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन क्योर हो सकता है? अवेलेबल हैं, क्योर हो थर्ड स्टेज सकता पे है। जाके भी? थर्ड इवन स्टेज 4 तक भी क्योर हो सकता है। अरे वाह। जब स्टेज 4 भी पहुंच जाता है, यानी बॉडी में और कहीं भी फैल जाता है, तब थोड़ा सा यानी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 4A तक भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास लेट जाएं, जैसे आपको कुछ एबनॉर्मलिटी है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। जी। फिर जो हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आती है तो हम लोग ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। इसका मतलब होता है हम लोग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट का खुद करते हैं, देखने के लिए जो पेशेंट को फील हुआ वास्तव में एक्चुअल में है कि नहीं है, ये चीज सही है कि नहीं है। दूसरी चीज होती है उसकी मेमोग्राफी कराते हैं, जो हम लोगों ने बात की। जी। और कुछ फीमेल्स होती है 40 साल की कम के जिनके ब्रेस्ट डेंस होते हैं, तो मेमोग्राफी में थोड़ा सा यानी विजुअलिटी प्रॉपर नहीं आती, तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट एग्जामिन कर लेते हैं। जी। अगर हमें लगता है कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसमें से हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं, जिसको कोर बायोप्सी कहते हैं। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उस गांठ में से लिया जाता है देखने के लिए कि इसमें कैंसर की सेल है या कुछ दूसरी एबनॉर्मलिटी मैम, है। इसी मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि बायोप्सी कराते हैं। कुछ लोगों की धारणा है या भ्रम है
या भ्रांति है कि बायोप्सी नहीं करानी है, क्योंकि जैसे ही हम बायोप्सी कराएंगे तो ये पूरा फैल जाएगा। तो ये इस तरह ये कैसे लोगों में कम किया जाए इस धारणा को, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं या ये डे टू सही है डे, या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मिथ है और हम लोग बहुत काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट को जी। बायोप्सी कराने के लिए। हम्म, हालांकि पेशेंट अब पहले से ज्यादा अवेयर करा लेते हैं। देखिए अगर कोई गांठ है, अगर आप उसकी बायोप्सी नहीं कराएंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि इसमें वास्तव में कैंसर है तो कौन सी वैरायटी का। जी। तो बायोप्सी से चीजें फैलती नहीं है। हम्म, कुछ अंदर इंटरनल कैंसर्स होते हैं जिसमें ये माना गया है कि जो बायोप्सी अगर कराते हैं तो उसके ट्रैक के थ्रू वो हो जाती है। हम्म, तो उसके लिए उन केसेस में हम लोग बायोप्सी एडवाइस करते ही नहीं है। हम लोग उन्हीं केस में करते हैं जिसमें बायोप्सी से कोई खतरा नहीं होता है, अपितु और एक्यूरेट डायग्नोसिस बन जाती है। तो ये हम्म, बिल्कुल मिथ है, बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है, ऐसा नहीं होता। हम्म। मैम, ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के लक्षण क्या है? जी, जैसे मैंने बताया कि कैंसर अगर वो डिपेंड करता है, उसका नामाकरण ही करते हैं कि किस ऑर्गन में हो रहा है। तो जो ब्रेस्ट में हो रहा है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। हम्म, तो अगर हम जनरलाइज कैंसर की बात करें, जी, जनरलाइज की बात तो करें। जनरलाइज की तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, किस ऑर्गन में वो कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। हम्म, सपोज लंग का कैंसर है तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे। पेशेंट को चेस्ट में पेन होगा, खांसी की शिकायत होगी, सांस फूलेगी, खांसी में कई बार खून आएगा। अच्छा। और अगर डिजीज हड्डियों तक फैल गई हो तो बैक पेन की कंप्लेन करेगा। इसके अलावा अगर सर्विक्स का कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, तो पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेन करेगी, डिस्चार्ज की कंप्लेन करेगी, लोअर एब्डोमेन पेन की कंप्लेन करेगी। तो बेसिकली कैंसर के सिम्टम्स उन पे डिपेंड करते हैं किस ऑर्गन पे हैं। अगर हम जनरलाइज बात करके चलें कि ओवरऑल कैसे पता चले कि कुछ अबनॉर्मल तो नहीं जी। है, जी। तो अगर किसी को बॉडी में कोई लंप है, कोई गांठ है जो ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत सारी एंटीबायोटिक ले ली, लोकल मेडिकेशन ले ली, ठीक नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, पेन भी है या नहीं भी है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो वो कैंसर की वजह से हो सकता है। अगर कोई गाल पे छाला है, मुंह के अंदर, कई बार आपने देखा होगा, तो लोकल मेडिकेशन आप लिए जा रहे हैं 3 महीने हो गए, भर नहीं रहा है, तो वो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को खाने निगलने में दिक्कत हो रही है, रोटी खाने में दिक्कत हो रही है, बताते हैं पेशेंट यहाँ पे फंस रहा है या पानी के साथ लेना पड़ रहा है, तो वो कैंसर की वजह से लक्षण हो सकता है। किसी को लगातार नैगिंग कफ कहते हैं, लगातार खांसी बनी हुई है, बहुत सारी मेडिकेशन ले ली, आपको ठीक नहीं हो रहा है, बुखार बना हुआ है जिसके लिए सारी डॉक्टर ने जांच करा के देख ली, उसके बाद भी नहीं पता चल पा रहा है, 3 महीने हो गए, वो उसकी वजह से हो सकता है। आपको कंटिन्यूस थकान बनी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाती है, अगर ये टाइप के लक्षण हैं। अनयूज बॉवल हैबिट हो जाए, यानी कभी तो कब्ज हो जाता है और कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, कई बार महसूस होता है कि लेटिन जाना है आती नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम हो, या लेटिन के रास्ते से खून आए, हम्म, ये सारी कुछ चीजें हैं जो इशारा करती हैं। आवाज में बदलाव, कई बार आवाज बैठ जाती है, अच्छा, तो इसमें ऐसा लोग भी होता है? सोचते हैं कि हाँ, कि ठंडा खा लिया या कुछ खा लिया इसकी वजह से, लेकिन आवाज अगर बैठ गई है तो वो वोकल कॉर्ड का कैंसर लैरिस हम्म, होते हैं, उसकी वजह से भी होती है। आवाज बैठी है, लंबा टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो डॉक्टर से आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा शरीर में कोई तिल है, ठीक है, लोग सोचेंगे तिल का भी कैंसर हो जाता है, वो स्किन कैंसर कहलाते हैं, ऐसा मीलेनोमा होता है? कहते हैं जी। अगर किसी के शरीर में कोई तिल है, अचानक से उसमें बदलाव आना शुरू हो गया, उसका रंग बदल गया, काले रंग का तिल था, ब्राउन कलर का होना शुरू हो गया, साइज अचानक से बढ़ गया, इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगी, खुजलाने पर उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो ये सब भी स्किन कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। हम्म, तो शरीर में ये कुछ भी बदलाव अगर दिखाई देते हैं तो हम्म। आपको जरूर दिखा लेना चाहिए। अच्छा मैम, सर्वाइकल कैंसर का तो वैक्सीन है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का क्या कोई वैक्सीन ऐसी आई है या नहीं आई है? देखिए ब्रेस्ट कैंसर की ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन उन्हीं के अगेंस्ट में होती है जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे हम्म, सर्वाइकल कैंसर एचपीवी की वजह से होता है, जी। 97 to 98%। हम्म, तो हमें पता है कौन कौन से सीरो टाइप से होता है, ये भी हमें पता है। हम्म, तो वो 16, 80, 31, 30 थी, तो उनके अगेंस्ट में तो वैक्सीन आ गई, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, इससे इसकी कोई वैक्सीन नहीं है अभी। जी। हाँ, कुछ टाइप की एडवांस थेरेपी है, कार टी सेल थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी अपनी बॉडी की इम्यून जो सिस्टम होता है, उसको इस टाइप से वो लोग चेंज कर देते हैं कि वो उस कैंसर की जो सेल्स होती है उससे लड़ सके, लड़ लेकिन सके। ब्रेस्ट कैंसर में भी कार टी थेरेपी नहीं आई है। अच्छा। मैम, आप इतने लंबे टाइम से कैंसर पेशेंट्स को देख रही हैं, कुछ कभी ऐसी स्टोरी आई जो आपको बिल्कुल झकझोर दिया हो कि ये कैसे, और उसने रिकवर किया हो? कहते हैं कि कैंसर से लड़के जीत गई वो, जीत अब गया हो जो भी पेशेंट हो। जी, वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हम्म, हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के जो घर वाले होते हैं, हमारे कैंसर पेशेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन फीमेल्स होती है तो कई बार हस्बैंड उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। एक ऐसी फीमेल थी जो अकेले आती थी, ब्रेस्ट का पूरा ट्रीटमेंट कराया, अब उसको 10 साल हो गए हैं और अच्छी बात ये है कि वो खुद ठीक होने के बाद दूसरों को यानी प्रेरित कर रही है इस चीज़ के लिए, वो अपनी एटा या कहीं की साइड की है तो जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आता है वो उसको लेके आती है। यानी मैनपुरी तो वो नहीं है? मैनपुरी में बहुत ज़्यादा कैंसर होता जी, वहाँ के यानी मैनपुरी एटा इन लोगों के भी लोग हैं। जैसे आपने बताया कोई बहुत ही झकझोर वाले यानी एक पेशेंट हमारे पास आई थी लगभग 6 महीने पहले। कान का कैंसर था जो ब्रेस्ट में फैला हुआ था। है। कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसको 5-6 घर वाले लेके आए थे। उनका ये था कि अब पेशेंट बस मर जाएगी इस टाइप में। एडमिट किया, ठीक है, तो ट्रीटमेंट चालू किया। नाउ शी इज़ टोटली ऑल राइट। और ठीक है, तो एक ये भी होता है पेशेंट की पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी डॉक्टर्स अपनी कर ही रहे हैं कि पेशेंट में भी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ मैं ये ठीक कितना हो जाऊंगा। कारगर साबित होता है? मैं ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं जी तो कहते हैं कि एक तो अच्छा डॉक्टर मिल जाए, दूसरा खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो वो कितना इस इलाज में कारगर साबित देखिए होता कैंसर में पॉजिटिव बहुत बहुत फायदेमंद होता है जो हम लोगों ने खुद भी अपनी ऑब्जर्वेशन से जो हम लोगों ने देखा है और इस पे कुछ रिसर्च स्टडी भी हो रही है, है? लेकिन जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इतने सालों का है, अगर पेशेंट सोच लेता है मुझे इससे लड़ना है अच्छा। और वो डॉक्टर की बातों को पूरा फॉलो करता है, पूरा ट्रीटमेंट कराता है, हुँ, तो डेफ़िनिटली उसमें ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी सर्वाइवल भी बढ़ जाती है। ऐसे हमारे पास 10 साल के, 15 साल के फ़ॉलो-अप के पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट का पॉज़िटिव एटीट्यूड इसमें इलाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत कामयाब है। तो आपको कैंसर दीदी या डॉक्टर दीदी क्यों कहते हैं? अ, ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी हिस्ट्री नहीं पता। हाँ, एक पेशेंट जो थे बहुत साल पुराने थे, लगभग 15 साल हो गए, तो मेरे अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, लिखते थे, लिखते-लिखते उन्होंने एक शायद ये टर्म यूज़ किया कैंसर दीदी करके, तो शायद ये फैल गया। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये मुझे भी नहीं पता है। उन कैंसर मरीज को क्या उनकी जो फैमिली है सपोर्ट करती है या नहीं करती? देखिए आपके पास कुछ कैसे ऐसे कोई केस आए हैं जो आया वो छोड़ के चला गया? कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हालाँकि पिछले 10 साल में मुझे अच्छा ही चीज़ मिला है कि सपोर्ट सिस्टम इन लोगों का बढ़ गया है, अच्छा। क्योंकि उन लोगों को पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने लगे हैं। क्योंकि पहले अटेंडेंट आते थे, सिंपल सा क्वेश्चन होता था, आप सिंपल ये बताइए डॉक्टर साहब, मेरा मरीज़ जिएगा या नहीं जिएगा? तो तो उनका ये क्वेश्चन होता था, ठीक है, उनको काफ़ी हम लोग को काउंसल करना पड़ता था। अब लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म अच्छे रिज़ल्ट आने लगे, तो उनको भी लगता है कि हाँ, मैं ट्रीटमेंट कराऊँगा तो मेरा पेशेंट जी जाएगा। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पहले से तो अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट अकेला नहीं आ सकता, जी। उसके साथ कोई ना कोई हुँ, अटेंडेंट आना ज़रूरी है। तो कई बार ये होता है कि हस्बैंड लेके आ रहा है, लेकिन हस्बैंड को अपनी अर्निंग भी करनी है। हुँ। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रिपीटेडली आना पड़ता है, कीमोथेरेपी जी, साइकिल्स लगती हैं, जी, रेडियोथेरेपी रेगुलर होती है जी। उसके लिए। तो सपोर्ट सिस्टम वैसे तो किसी न किसी को वो लोग अपने घर में से भेज देते हैं, लेकिन कई बार जब इनको ये पता चलता है कि पेशेंट की फर्टिलिटी उसमें से हैम्पर होगी, तो कुछ मेल्स को ये लगता है, जैसे 1-2 केस हुए, उनको लगा कि आगे तो बच्चे ही नहीं हो पाएँगे, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इस ओह! टाइप के भी कुछ केसेज़ जो एटा वाला जो मैंने बताया था, उसके केसेज़ में ऐसा हुआ था। मगर कुछ पेशेंट्स अकेले इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एटीट्यूड की इतनी ब्रेव होती हैं कि वो अकेले आके भी अपना ट्रीटमेंट करा लेती हैं, नहीं तो उनके मायके साइड से आके कराते हैं। हुँ, डेफ़िनिटली पहले से सपोर्ट सिस्टम अच्छा हुआ है, इस हुँ, चीज़ को मैं मानूँगी। हुँ। मैम कैंसर अपने आप में बड़ी बड़ी बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा महँगा है। तो कैसे अफ़ोर्ड करें? हर आदमी के पहुँच में ये इलाज नहीं है। तो कहाँ जाएँ, सस्ता इलाज कैसे मिले उन्हें? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन की हम बात कर लेते हैं, जैसे हुँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और हुँ। अच्छी बात है कि आप कैंसर के लिए आयुष्मान और दूसरी एक स्कीम होती है असाध्य स्कीम। दोनों स्कीम हमारे यहाँ काम करती है, जी। तो ज़्यादातर ये पेशेंट दोनों स्कीम के बारे में आप थोड़ा डिटेल से जी। बताइए। आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना है जिसमें कि 5 लाख का ट्रीटमेंट कोई भी करा सकता है जी। उसमें। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी आयुष्मान के अंडर में आता है, हुँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कीमोथेरेपी दी जाती है। हुँ। इसके अलावा सर्जरी भी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जी। रेडिएशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इवन जो हमारे यहाँ पे लिनैक मशीन है, जो एडवांस टेक्निक वाली मशीन है, यूजुअली अगर वो कोई पेमेंट से कराता है तो 20 या 25,000 रुपए की कॉस्ट होती है, लेकिन आयुष्मान के अंडर टोटली फ्री है। तो हुँ, आयुष्मान वाले मरीज को कोई भी दवाई नहीं लेनी पर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हमारे इंस्टीट्यूशन या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो जाता है। जी, दूसरी स्कीम होती है असाध्य स्कीम। जी। असाध्य स्कीम भी गवर्नमेंट की स्कीम है। हुँ, उसमें अगर कोई लीवर का पेशेंट है, किडनी का डिजीज़ का है या कैंसर का हुँ, पेशेंट है, उनके पास अगर कुछ चीज़ें होती हैं या तो इनकम सर्टिफिकेट उनके 35,000 रुपए सालाना से कम का हो या 3.5 एकड़ से कम की ज़मीन हो
या उनके पास बीपीएल कार्ड हो। ये 3 उसके लिए प्रीरिक्विजिट होती हैं। हुँ, अगर इनमें से कोई 3 चीज़ें तो असाध्य कार्ड बनता है। तो जैसे आयुष्मान मरीज का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता हुँ, है, असाध्य रोगों का भी टोटल फ्री होता है। हुँ, तो हार्डली बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनका कुछ खर्चा होता है। इसके अलावा हमारे रेडिएशन के चार्जेस बहुत कम है, यानी कि आप मान के चलिए बाहर के उस न्यूट्रिशन में उससे 10 या 20 गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत चीप रेडिएशन वगैरह हो जाते हैं, सर्जरी भी आराम से सारी टाइप की सर्जरी हो जाती है। जी, कीमोथेरेपी ज़्यादातर हमारी इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हो जाती है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, यानी प्राइवेट में अगर वो पेशेंट 20-25 लाख कराएगा तो हार्डली यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा ट्रीटमेंट का बस खर्चा हो जाता है, और यानी पूरा पेशेंट करा के जाता है ट्रीटमेंट। फिर मैम लोगों की धारणा ये होती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पता नहीं ट्रीटमेंट सही मिलेगा या नहीं। अब ये तो धारणा इसको कैसे बदलना है? देखिए, लोगों को एक्चुअल में क्या होता है, दोनों चीज़ चाहिए। उनको चाहिए कि वेटिंग पीरियड ना हो बिल्कुल, मैं जाऊँ और तुरंत मेरा इलाज हो जाए। उन लोगों की कॉर्पोरेट वाली हो गई कि उनको एक मैनेजर डील करे, काउंसलर हो, उनको कोई एस्कॉर्ट करे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्योंकि एक बिज़ी इंस्टीट्यूशन होता है, हर चीज़ की एक वेटिंग लिस्ट होती है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे होता है। तो लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट में जाऊँगा, मुझे हर एक जाँच के लिए 10 बार भागना पड़ेगा, हुँ, हर चीज़ के लिए मुझे वेटिंग लेनी पड़ती है। तो उस वाले ज़ोन से बचने के लिए, डिस्कम्फर्ट ज़ोन से बचने के लिए वो प्राइवेट के लिए होते हैं। तो हालाँकि हमें ये सोचना पड़ेगा, प्राइवेट में जो काम कंपाउंडर वगैरह जो जी, करते हैं, जी, वो जी। काम हमारे एमडी और एमबीबीएस वाले बच्चे एमबीबीएस करते हैं। जी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ, आपको एक अच्छा और एक जो स्पेशलाइज़्ड जो डॉक्टर है वो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। तो इसको कैसे बदली जाए? वही तो मैं भी वही कहता हूँ कि ये आप इसी प्राइवेट फोरम के क्लिनिक थ्रू में हम चले बदल जाइए। सकते हैं कि लोगों को प्राइवेट समझना क्लिनिक में चाहिए। आप जाको इंटर पास या नर्सिंग स्टाफ काम करेगा, वहाँ जाके एमडी, एमएस और एमबीबीएस आपको मिलेगा। तो यही फ़र्क है और लेकिन उसके कुछ तो बाद भी ये लोग नहीं आ मिसनोमर पाते। कर दिया जाता है कि भई आप जाओगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको जो ट्रेनी बच्चे हैं, हुँ। वो आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो आपका इलाज करेंगे, तो लोगों में ये गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो ट्रेनी बच्चे हैं, जो पोस्ट यानी एमडी की डिग्री, वो जो जी, एमडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, भई वो पोस्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हाँ, हम जो डॉक्टर्स हैं। ऑलरेडी इतना जानते हैं कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है, हुँ, और वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर कंसल्टेशन के करते हैं। जी, तो लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि जो है ना कि वो कर रहे हैं तो बेकार करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको और ज़्यादा प्रॉपर्ली वे में देखेंगे। ट्रेन्ड स्टाफ जी, नर्सेज़ होती हैं वहाँ पे, ये बात मैं मानती हूँ कि वहाँ पे रश ज़्यादा होता है, वेटिंग वो होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आके अगर हमें इकोनॉमिक और अच्छा इलाज कराना है, स्पेसी से कराना है, तो मैं एडवाइस करती हूँ कि गवर्नमेंट सेटअप में कराना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि इस चीज़ को हम भ्रम को दूर कैसे करें, जी। तो इसके लिए जो वीआईपी जो लोग हैं हुँ, हमारे, हुँ, ठीक है, उन लोगों को इनिशिएट करना चाहिए। अपना ट्रीटमेंट वो लोग अगर गवर्नमेंट से कराएँगे तो लोगों में मैसेज जाएगा कि हाँ, ये लोग भी करा रहे हैं, हुँ। तो हमें भी कराना है। मैम 1 अक्टूबर से लेकर के पूरे महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चलता है। जी। ये मंथ क्यों चलाया गया और इसमें कैसे-कैसे क्या-क्या ड्राइव चलते हैं और कैसे अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों को? इसमें थोड़ा-सा विस्तार से बताइएगा क्योंकि फ़ोकस हमारा प्रोग्राम इसका यही है। बिल्कुल। देखिए, मैं इससे सबसे पहली बात है मंथ आपने जी, यूज़ किया, पहले हुँ, ये सोचिए मंथ क्यों यूज़ किया? जी, यूजुअली एक डे होता है, हेपेटाइटिस डे होता जी, है, जी। ठीक है? कैंसर में हम लोग ज़्यादातर मंथ स्पेशली में क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी अलार्मिंग स्टेज में आ चुका है। तो हमें पूरे मंथ ज़रूरत है इस चीज़ को लोगों को जागरूक करने के लिए। जी, तो एक तो ये हो गया, अक्टूबर का पूरा मंथ इस चीज़ को लोग मनाते हैं। हुँ, इस वाले में पूरे मन से हमारी ये कोशिश रहती है, यानी पूरे लेवल पे ये कोशिश रहती है जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट की, कि हम जितने भी जनरल पब्लिक है उनको इस चीज़ के लिए अवेयर कर पाएँ। पैरामेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेन कर पाएँ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, हुँ, इवन ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए हम लोग उनको, बच्चियाँ जो होती हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना है। और इसके अलावा बहुत सारे हम लोग हेल्थ कैंप वगैरह इसके लिए लगाते हैं पूरे महीने में। इसको पिंक रिबन डे भी कहते हैं, लास्ट का जो फ्राइडे होता है इसका, उसको ब्रेस्ट कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, इसको पिंक रिबन डे कहते हैं। ओह! हर कैंसर का एक साइन सिंबल होता है, इसके लिए पिंक है। हुँ, तो ये चीज़ है। अगर हम मान के चलें कि हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक्स क्या चल रही है, तो रूरल जो है एरिया उसमें अगर 60 फीमेल्स हैं तो उसको अपनी ताउम्र एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। 60 में से 1 को। 60 में 1 को। अगर हम हुँ, अर्बन वाली बात करें तो लगभग 20 अर्बन फीमेल्स में 1 को ओह! ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होने का अपनी ताउम्र रहता है। यानी हम सारी फीमेल्स इस वर्ष पे हैं
कैंसर होने के। तो इसलिए सबको अलर्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे नॉन मेडिकल मैन में आए, चाहे लेमैन हो, चाहे पढ़ा-लिखा हो, हर एक बंदा उसमें है। क्योंकि आप फीमेल हैं, एक बड़ा सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि आप में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है कि जितनी सारी ड्राइव होती हैं स्क्रीनिंग के लिए हम लोग बोलते हैं, कुछ फ्री मेमोग्राफी वगैरह भी हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि स्क्रीनिंग हम लोग क्लिनिक्स वगैरह भी चलाते हैं ताकि पेशेंट इस चीज़ के लिए अवेयर हो। हम्म। मैम, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर की हम बात करें तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कैसे? जैसे कुछ हेरिडिटी कैंसर भी होते हैं, हम्म, जैसे हम लोगों ने बात की थी अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, स्पेशली आपका कोई ऐसा रिलेटिव जिसको ब्रेस्ट कैंसर हम्म, 45 या उससे पहले हुआ हो, इसका भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ और वो अर्ली स्टेज में हुआ, अर्ली एज में हुआ, हम्म, तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ओवरी का भी कैंसर फैमिली में रन करता है। किसी को ओवरी का कैंसर हुआ तो उसकी जो आगे वाली पीढ़ी है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है। ये दोनों कैंसर साथ-साथ लगभग चलते हैं, एक ही जीन से ड्राइव होते हैं। हम्म। तो इसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे BRCA1, BRCA2 होती है। तो अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर रन कर रहा है, तो हम्म, हम उस फीमेल को मोटिवेट करते हैं कि जो उनकी लड़कियां हैं, जो उनकी बच्चियां हैं, उनमें कम से कम ये BRCA1, BRCA टेस्ट करा लें, ताकि ये पता चल जाए कि उनमें खतरा है या नहीं है। ये किस उम्र में कराना चाहिए? यूजुअली हम 20 साल की उम्र के बाद बोल देते हैं कि आपको करा लेना चाहिए, हम्म, ठीक है? अदरवाइज़ जिस भी उम्र में आ जाएँ, ठीक है, 20 साल की उम्र हम आपको एडवाइस करते हैं। अगर BRCA1, BRCA2 पॉज़िटिव आता है, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपने ब्रेस्ट कैंसर खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे आपने एंजेला जॉली का नाम सुना होगा। एंजेला जॉली जो हॉलीवुड स्टार है, बेसिकली उसकी फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की। वो BRCA1 पॉज़िटिव थी, इसलिए उसने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा लिए, दोनों ओवरी रिमूव करा ली। तो इस तरीके से उसने अपना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 90% से ज़्यादा तक कम कर कम लिया। कर लिया। मगर हम सिनेरियो में अगर किसी को एडवाइस करोगे तो ये नहीं सुनेगा उसको, क्योंकि कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट उनको ये चीज़ लगती है। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं किसी में BRCA1 BRCA2 है तो कम से कम आप अपना स्क्रीनिंग जो गाइडलाइंस है इसको प्रॉपर फॉलो करें। हर साल में एनुअल मैमोग्राम करें और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने किसी डॉक्टर से कराएं। हम्म। मैम, अभी आपने कहा कि उन्होंने पूरा अपना ब्रेस्ट ही रिमूव करा लिया था। पिछले कुछ सालों में ये देखने को आया था कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज या हाई प्रोफाइल लोगों ने भी अपना रिमूव करा लिया था ब्रेस्ट। तो ये कितना सही है और कितना गलत है और क्या होना चाहिए इसके बारे में? देखिए सेलिब्रिटीज़ में अभी कुछ लोगों में पता चला, मैं नाम नहीं वो करूँगी जी। एक्सपोज़, ठीक है? तो जहाँ तक है कहीं न कहीं स्क्रीनिंग गाइडलाइंस नहीं प्रॉपर फ़ॉलो हो पा रही हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग गाइडलाइंस अगर फ़ॉलो होती तो शायद एडवांस स्टेज में ये चीज़ नहीं आती, तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पे हमारा आता है कि अगर जितनी जल्दी कैंसर का पता चल जाता हम्म, है, उतनी जल्दी से ट्यूमर वाले पोर्शन को निकाल के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पूरे ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। हम्म, ठीक है, जो बात है कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर ब्रेस्ट हटा ही लोगे, जिस बॉडी में कैंसर हो रहा है उसको हटा ही लोगे तो उसमें कैंसर होने के चांसेस तो कम से कम ही हो जाएँगे। लेकिन एक ये थोड़ा-सा डिसीज़न यानी लेना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। हम्म, हालाँकि प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी कराने के बाद कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, यानी डॉक्टर्स वैसा ही ब्रेस्ट हम्म, वो रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो जी। कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट में आप बचा सकते हम्म। हैं। मैम, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कैंसर होने में आपका खान पान कितना जिम्मेदार है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप फैट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है? जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करते हैं और ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। पैक्ड फूड कितना जिम्मेदार है मैम इसके अंदर? प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जी। ठीक है? एक ये उसे भी उस कारण है। उसी को थोड़ी डिटेल से बताइएगा मैम। जैसे प्रिजर्वेटिव जैसे फूड होते हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स में नाइट्रोसामीन वगैरह केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, जी। जो प्रिजर्व रखने में करते हैं। ये सारे कार्सिनोजन होते हैं बेसिकली और लंबे टाइम से रखा हुआ आपको देखा होगा पुराने ज़माने में जो होते थे, वो लोग अभी भी जो लोग पहले ताज़ा बना हुआ खाना जी। खाते थे, उनकी लाइफ़स्टाइल देख लीजिए और आज के लोगों की लाइफ़स्टाइल तो खुद ही पता चल जाएगा। हम्म, एक जो होती थी दादी वगैरह कहती थी ना, कोई भी गेस्ट आए तो तुरंत ही आटा गूँदिए, तुरंत ही आप जी। बनाइए। उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न ये होता था, आप आटे को रख के फ्रिज में देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे उसके अंदर ब्लैक-ब्लैक लेयर जी। जम जी। जाती है, जी। दैट इज़ द फंगल, ओके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रिज़र्व्ड रहती हैं, वो कहीं न कहीं कंटामिनेटेड हो जाती हैं, चाहे कितने भी आप प्रिज़र्वेटिव यूज़ करें। हम्म, तो ये कार्सिनोजेनिक
हमारी बॉडी में जाता है जो जो जेनेटिक है वो म्यूटेशन को कॉज करता है। तो जितने भी आपके अनसैचुरेटेड फूड पार्टिकल्स हो गए, रेड मीट वगैरह हो गया, ये सारी चीज हो गए, तो ये आपको इम्पैक्ट करते हैं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, क्योंकि ओबेसिटी का भी ये कारण है, ये सारे जंक फूड वगैरह, तो इनडायरेक्ट वे में ओबेसिटी भी ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देती है। हम्म, क्योंकि जो एडिपोज जो फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू होते हैं, हम्म, उसके अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स बन जाते हैं, हम्म। और हार्मोन रिसेप्टर बन जाते हैं तो एस्ट्रोजन भी ज्यादा बनता है, तो इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। मैम, फार्मर्स को देखा जाए तो हरी सब्जियों पे वो भी दवाएं छिड़कते हैं बीमारी से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए। वो भी क्या कैंसर का कारण बन सकते हैं? नहीं देख, पेस्टिसाइड्स में यूजुअली आप ढंग से यूज करते हो पेस्टिसाइड, तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं जो भी आप खाएं ढंग से वॉश करके उसको क्लीन करके खाएं। हम्म, लेकिन जो इंजेक्ट जो किया जाता है जो फ्रूट्स के अंदर आर्टिफिशियल जो राइपनिंग के, दैट इज हार्मफुल। पेस्टिसाइड आप यूज कर रहे हैं तो कई बार जब एक्सेसिवली यूज करते हैं तो जिस जमीन में हो रहे हैं वो एल्कलाइन थ्रू वाटर चैनल जो है ना, हम्म, फ्रूट्स या उस वेजिटेबल के अंदर चले जाते हैं, तो हम्म। वो खतरनाक होता है। तो एक्सेसिव पेस्टिसाइड वो हार्मफुल होता है इसमें। जैसे पंजाब, जैसे आपने बताया, पंजाब में आजकल कैंसर बहुत ज्यादा बहुत सारा। कॉमन हो गया। उसका एक रीजन ये भी है जो इरिगेशन में यूज हो रहा है और जो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो एक वहां पे कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है। हम कैंसर से बचाव के सबसे बड़े 5 रीज़न कारण बताएँ, क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, खाली कैंसर नहीं, मैं अगर जितनी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ हाँ, की बात क्रॉनिक करूँ डिसीज़ उसमें बिल्कुल। सबसे पहले आपका खान-पान बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? आप डाइट, एक तो बैलेंस डाइट लोग सोचते हैं कि बहुत कोई महँगा खाना होगा। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है, आप अपने खाने में चपाती लीजिए, राइस लीजिए, दाल लीजिए, ठीक है? हरी वेजिटेबल। मैं हमेशा कहती हूँ ये जो होता है ना इंद्रधनुष, रेनबो खाओ। तो लोग बड़े सरप्राइज़ होते हैं, रेनबो कैसे खाएँ? रेनबो का मतलब ये होता है कि मौसम के हिसाब से जितनी भी आपकी सब्ज़ी, जितनी भी कलरफुल सब्जी आ रही है उसमें विटामिन बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। हुँ, विटामिन ए, ई, हुँ, सी, ये सब बहुत इसमें होता है। तो आप एक तो उसको प्रचुर मात्रा में यूज करिए। 2 फल पर डे अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। मैं नहीं कह रही हूँ एप्पल महंगा है तो एप्पल ही खाओ, ठीक है? एन एप्पल कीप द डॉक्टर्स अवे। जरूरी नहीं है कोई भी फ्रूट्स आप प्रॉपर लोगे तो हुँ, वो डॉक्टर को आपसे दूर रखेगा। कोई भी 2 फ्रूट्स आप अपनी आदत में डाल लीजिए। दूसरी चीज है कि आपका जंक फूड का सेवन जितना कम हो सके उतना कम करिए। एक रिसाइकिल, जो आपने बताया रिसाइकिल ऑयल, जी। ये हमारे इंडियन फीमेल्स में बड़ा कॉमन होता है, तो मुझे लगता है कि दिस इज द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दिस। तो यूजुअली तीज त्योहार होता है तो फीमेल्स पूड़ी वगैरह बहुत सारा ऑयल से बनाती हैं। उस ऑयल को जब तक यूज करते हैं जब तक वो एक भी ड्रॉप खत्म नहीं हो जाता। तो ओके। ये रिसाइकिल ऑयल है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इस चीज के लिए, तो ये यूज नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, दूसरी चीज आती है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी एडिक्शन, हुँ, स्मोकिंग और अल्कोहल, जी, ठीक है? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज आती है इन्वायरमेंट। हम लोग ये मान के चलते हैं जितना पॉल्यूशन, हम आगरा की बात करते हैं तो हर इंसान इतना धुआं लेता है जितना 4 सिगरेट के बराबर होता है। हुँ, तो आप ऑलरेडी उसको कंज्यूम कर चुके हो तो बाहर से क्यों कंज्यूम कर रहे हो एक्स्ट्रा? हुँ। तो स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग। ये दोनों बताइए, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग क्या है मैम? देखिए और कितना खतरनाक है? जी, एक्टिव स्मोकिंग है आप खुद स्मोक कर रहे हैं, जी, ठीक है? तो आप जो धुआं, कई बार पेशेंट को ये समझाना इतना मुश्किल पड़ जाता है, उनका ये होता है कि मैंने स्मोक किया, धुआं तो बाहर चला गया, मैंने क्या लिया? जी, जी। इसके वो दूसरों को भी दे रहे हैं। मुंह के ऊपर नाक है, धुआं तो आपने लिया, हाँ, हाँ, उसके साथ में 60 कार्सिनोजन जो वो चले गए आपके, वो आपने लिया। तो वो आपके ब्लड के थ्रू वो धुआं पूरी पूरी शरीर में जाएगा तो हर ऑर्गन को प्रभावित करेगा। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से ऑर्गन को करेगा, लेकिन मुंह और गाल का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग से ज्यादा होता है। जी, इसके अलावा 19 टाइप के जो कैंसर हम लोगों ने डिस्कस किए। जी, इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग ये है कि सपोज आप स्मोक कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आपने धुआं लिया, वो धुआं तो कुछ मैं भी ले रही हूँ, लगभग 30 to 40% मैं भी ले रही हूँ, तो लगभग 30 to 40% तो मैं भी रिस्क में हो गई इस कैंसर के। ये पैसिव स्मोकिंग हो गई। तीसरी चीज एक होती है थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड जी, स्मोकिंग ये है कि सपोज आपने यहाँ पे स्मोक किया, स्मोक करने के बाद आप यहाँ से चले गए, हुँ। ठीक है? लेकिन जो आपने स्मोक किया वो आपके सोफे में भी होगा, आपके यहाँ पे भी होगा, कोई थर्ड बंदा आता है, फैन चलाता है, यहाँ पे बैठता है, कोई डस्ट तो उसके अंदर भी जाएगी। इस बारे में तो कोई लोग जानते ही नहीं है, जो आप जी, थर्ड वाले के बारे में ज़िक्र कर रही हैं, उसके बारे में तो मुझे लगता है कि 1 या 2% लोगों को ही पता होगा। तो ये थर्ड हैंड स्मोकिंग भी खतरनाक है, तो हमें जी, इससे भी बचना चाहिए। यानी स्मोक करने वाला बच्चा अपने साथ साथ अपने घर वालों को और सोसाइटी को भी बीमारियां दे के साथ चल रहा है। जी, इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल की कोई भी ऐसी सेफ लिमिट नहीं है जिसको कह दें कि आप इसको ले लीजिए।
और आपको कैंसर नहीं होगा। तो अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, कितने भी अमाउंट में खतरनाक होता है। हुँ। इसके अलावा होता है बचने के लिए खाना-पीना हो गया, आपका मैम आपने अभी लाइफ़स्टाइल। अल्कोहल का ज़िक्र किया, जी। एक शायद एक सोशल मीडिया वायरल भी होता है, एक डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि इतनी मात्रा में ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो खतरनाक होती है, अब अति तो हर चीज़ की होती है वो, लेकिन अति की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो रेगुलर मैं तो इसके लिए बिल्कुल कंडेम करूँगी कि अल्कोहल आपको लेना चाहिए, जो लेगा आप उसको लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते, तो बेटर है नॉट टू इनिशिएट। ले रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, ठीक जी, है? खाली आपको कैंसर नहीं, आपके लिवर को भी इम्पैक्ट करता है ये जी। चीज़। इसके अलावा आती है हमारी एक्सरसाइज़, जिनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं कंटिन्यूअस 4-5 घंटे हो गए, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं। आजकल हर चीज़ मशीन करके दे रही है, आपका कुछ नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज़ अगर आप पर डे लगभग 60 मिनट्स आप कर लेते हैं और हफ्ते में 5 दिन कर लेते हैं, तो खाली कैंसर नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के रखता है। तो एक्सरसाइज़ कैसे करनी? ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, जी, यानी तेज़ कदमों से चलिए, जी, इतने कदमों से चलिए कि आपकी आवाज़, यानी आपको तो सुनाई दे, ठीक है? और बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे, ब्रिस्क कहते हैं। आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने घर की छत पे कर लिया, अपने घर पे चलिए, तो ये आपको रेगुलर करनी है। इसके अलावा स्क्रीनिंग गाइडलाइन जो हमने बताई है उसको प्रॉपर फॉलो करें तो आप कैंसर से बच के पहले से आपको पता लगा सकते हैं कि ये हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, और हम कुछ मेजर लें तो इस कैंसर को पनपने से बचा सकते हैं, या जल्दी पता लगा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आपको फैमिली हिस्ट्री अपनी पता होनी चाहिए। सन एक्सपोजर लोगों को बहुत कम पता है, हालांकि इंडियन जो होता है उनमें स्किन कैंसर बहुत कम होता है, लेकिन अननेसेसरी सन में मत जाइए। अच्छा, 11 से लेके जो ये 3-4 बजे तक की धूप होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट और बी रेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोशिश करिए जाएँ तो सनस्क्रीन या अपने आप को कवर करके जाएँ, ठीक है? या फिर ना जाएँ, ठीक है? जी। तो हालाँकि इंडियन में कम है कैंसर, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आपको बचा के रखना है। हुँ। तो ये कुछ हैं चीज़ें जिससे आप कैंसर से अपने आप मैम को बचा रख आने वाले सकें। 5 साल या 10 साल में कैंसर को आप किस स्तर पे देखेंगी? इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में हम एक चीज़ और बताना भूल गए, इसमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स जो है, जी, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया था कि हम इसको रोक सकते हैं, सिर्फ़ एक सर्वाइकल कैंसर ऐसी है वैक्सीन जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 9 से 26 साल की बच्ची है, तो हम लोग सबको बोलते हैं 9 से 26 साल की उम्र में आप ये वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन 9 उठता है से कि 26 की 9 सीमा। से 26, जी। 26 साल से ऊपर क्यों क्या नहीं? सभी को करवा लेना चाहिए? जी हाँ, हर फीमेल्स को। ओके। वेस्टर्न कंट्री में तो मेल को भी वो लोग कहते हैं, क्योंकि जो मेल्स में पेनाइल कार्सिनोमा, एनल कार्सिनोमा वगैरह होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो लोग उनको भी लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 से 26 साल में लगाते हैं, तो आप 99% तक कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। हुँ, हुँ। वैक्सीन बेसिकली बहुत टाइप की, 3 टाइप की वैक्सीन्स अवेलेबल है मार्केट में, क्वाड्रिवेलेंट है, नैनोवेलेंट है। तो कम से कम क्वाड्रिवेलेंट का मतलब होता है वो 4 टाइप के एचपीवी स्ट्रेन से आपको बचा के सकती सकती है। जी, 16, 18, 31 और 33। 9 से 14 की उम्र में लगा तो आपको सिर्फ 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। एक वैक्सीन 0 डोज़, सपोज़ मैंने आज किसी बच्ची को वैक्सीन लगाई, वो 0 डोज़ हुई। दूसरी वैक्सीन की डोज़ मैं 6 महीने बाद लगाऊँगी। अगर 14 साल से ऊपर है तो 3 डोज़ की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, 0 डोज़ यानी आज लगाई, और 1 या 2 महीने बाद दूसरी डोज़, तीसरी डोज़ 6 महीने बाद। हुँ, तो ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर हो गया। हुँ। अब हम बात करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में कैंसर को जी, कैसे देखते हैं। जी, तो जिस टाइप से कैंसर का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जी, तो भयानक है, भयावह है। अगर अब नहीं संभले तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है हर 9 इंडियन में 1 इंडियन को कैंसर का खतरा अपनी लाइफस्टाइल में रहेगा। ओह! जो हमने ब्रेस्ट की बात की थी कि 20 में से 1 अर्बन फीमेल्स को खतरा रहता है, 2030 में ये माना जा रहा है कि हर 8 में 1 इंडियन फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहेगा। तो आँख भयावह है, हमें अपने आप को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को थोड़ा-सा जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम कैंसर को रोक भी ना पाएँ तो कम से कम उसको अर्ली स्टेज में पता लगा सकें और अपनी लाइफ बचा सकें। मैम एक सवाल मेरा रह गया था कि जैसे कि महिलाएँ गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं, तो क्या ये भी कैंसर का कारण बन सकता है? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली नहीं करती हैं, कोई साइंटिफिक नहीं है। हाँ, कुछ फीमेल्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब हो गया जैसे मेनोपॉज़ आ गया, तो फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस वगैरह, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, इस टाइप की सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हुँ, हुँ, तो वो क्या करती हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट अपना कुछ राय देते हैं, कुछ गोलियाँ दे देते हैं। उसमें कई बार हाई डोज़ एस्ट्रोजन होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? वो आपको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कर सकता है। तो पोस्ट मेनोपॉज़ल जिनको बहुत ज़्यादा मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते हैं, वो अपने आप दवाइयाँ ना लें, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके दवाई लें, ताकि वो लो डोज़ एस्ट्रोजन आपको दे सकें, तो जी, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा आप में ना हो। हुँ। मैम क्या-क्या चीज़ अपनी डाइट से हमें निकाल देनी चाहिए फ़ौरन?
एक तो जो हमने ऑयल बताता है रिसाइकल्ड जी। ऑयल, और फैट की मात्रा जितनी कम ले सकें, जंक फूड निकाल देना चाहिए बिल्कुल, नॉर्मल हेल्दी खाना जो आप है, फ्रेश खाना, आपको बासा खाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम निकाल दें, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा साल्ट, बहुत ज़्यादा शुगर, वो तो अति हर चीज़ की होती है, लेकिन जी। एक लिमिट में आपके लिए सही है, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, जैसे आगरा में आदत है, हम लोग कुछ स्पाइसी सालों फूड। से देख रहे हैं इसोफेगस का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। ये भी थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, जैसे कई बार पेशेंट हमारे यहाँ कीमोथेरेपी ले रहा है, रेडिएशन ले रहा है, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है कि हम खाने में क्या लें, क्या ना लें? जब उनको बोलते हैं कि आपको मिर्च नहीं खानी है, ऑल ऑफ सडन उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ये लगता है कि मिर्च के बिना उनका खाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? एक्सेसिव स्पाइसी खाना नुकसान करता है, इसोफेजाइटिस करता है, अंदर अल्सर करता है, जो कई बार कैंसर में बदल सकता है। तो स्पाइसी नहीं लेना, बहुत गरम करके खाना, कुछ लोग बिल्कुल गरम चाय और बिल्कुल गरम खाना खा लेते हैं, अच्छा, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको वो वो भी खाना, नुकसान करता वो है? भी नुकसान करता है, म्यूकोज़ा को डैमेज कर देता है, ठीक ओके। है? तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको खाना हुँ। लेना चाहिए। मैम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट रही हैं और आप बताना चाहें इसमें? क्योंकि विशेषज्ञ तो आप ही हैं। देखिए, ज़्यादातर तो हमने चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पेशेंट्स में अभी भी कुछ मिस हैं। एक तो ये कि कैंसर एक कंटामिनेटेड डिज़ीज़ है। तो जो आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, लोगों को लगता है कि मेरे घरवाले को कैंसर है, मैं उसके साथ बैठूँगा, आऊँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सोऊँगा तो मुझे कैंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं होता, कैंसर कंटामिनेटेड डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है? तो आपको बल्कि उनको और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ना कि उनसे भागने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे कि बायोप्सी से जी। चीज़ वो हो जाता है, तो बायोप्सी ऐसा कुछ नहीं है, बायोप्सी से आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस का पता चल जाता है, तो डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो कई टाइप के सब टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जी। तो उन्हीं टाइप के, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हम खाली एक डिजीज़ नहीं मान के चलते, हम इसको सिस्टमिक डिजीज़ मान के चलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी 4 टाइप के कैंसर होते हैं। हुँ। ए, ल्यूमेन ए, ल्यूमेन बी, ट्रिपल नेगेटिव और HER2 एनरिच, चारों का ट्रीटमेंट अलग है। पेशेंट्स में क्या होता है, कई बार एक का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो दूसरे से बात करने जाता है, अच्छा तुमने तो ये दवा दी थी, मुझे ये नहीं दवाई दी थी। तो कोई भी, यानी अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ये मत सोचे कि उसको ये चला था, मुझे नहीं चला था। हुँ। हर ट्रीटमेंट, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट टोटली अलग होता अलग है, होता सबकी बीमारी अलग होती है, सबके प्रेसाइज़ और पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट होता है। तो आपस में डिस्कस करके डॉक्टर पे शक ना करें, कि डॉक्टर जो करता है वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड और प्रेसाइज ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उन पे बिलीव करना सीखें। दूसरी चीज़ है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको झट से दवाई दी, आप झट से ठीक हो गए। इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और ये एक पेशेंस वाली बीमारी है। आप डॉक्टर को फॉलो करिए, प्रॉपर करेंगे तो एक इसको प्रॉपर आप लॉन्ग सर्वाइवल ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप है एबनॉर्मलिटी बॉडी में पनप रही है, तो उसे 2 हफ्ते से ज़्यादा मत छोड़िए। लोगों को लगता है मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर मुझे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बता देंगे और मेरा खर्चा करा खर्चा देंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है, डॉक्टर सिर्फ़ आपको वही रिकमेंड करेगा टेस्ट हुँ। जो वास्तव में आपके लिए ज़रूरी जी। है, और हो सकता है 10 में से सिर्फ़ 1 गाँठ ऐसी होती हैं जिसमें कैंसर निकल के आता है। हुँ। तो ये मत सोचिए कि हर गाँठ कैंसर की है, तो मैं जाँच कराने पे कैंसर निकल के आएगा। ये तो बल्कि आपके भ्रम को और दूर कर देगा, कैंसर निकल के आएगा तो आपका एक मेंटल टेंशन कम ही हुआ है, ठीक है? तो मेन चीज़ें यही हैं कि कैंसर से घबराना नहीं है, हमें साथ मिलकर लड़ना है, और अच्छी बात ये है कि जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। हम लोगों ने एक पेशेंट सपोर्ट अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है, अच्छा, और उसका हम बताइए कि क्या बना है? कैसे उससे तो यूजुअली पेशेंट आपस में कांटेक्ट करती हैं, तो जो उनके इलाके में रहने वाली फीमेल्स को उनको पता चलता है कैंसर, तो कुछ वो खुद खुद भी लेके आती हैं, मेनपुरी से, एटा से, इधर से खुद आती हैं, खुद साथ में आती हैं, उनको बताती हैं कि इस टाइप से होगा और तुम डरो मत, इतने टाइम का इलाज है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनको वो मोटिवेशन देती हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर से ज़्यादा काउंसलिंग तो जो ठीक हो चुका वो पेशेंट है करता वो है। करता है काउंसलिंग, और माउथपीस बहुत जी। ज़रूरी है ये हुँ। चीज़। जी। क्या पुरुषों के भी जो ब्रेस्ट है का बिग साइज़ हो जाता है उनका? और अगर ऐसा है तो क्यों उसमें क्या ठीक है, जैसे मेडिकल्स फीमेल्स में भी नोब्स और डक्ट से मिलके ब्रेस्ट बना होता है, मेल्स में भी बना होता है, क्योंकि मेल्स में अमाउंट कम होता है। तो जो आप बता रहे हैं मेल का ब्रेस्ट एनलार्ज होता है, इसको हम लोग गायनेकोमेजिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हुँ। तो ज़्यादातर उन लोगों में देखने मिला है जो एनारोबिक स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, जैसे आजकल लोग जिम में अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में हुँ। स्टेरॉइड ले लेते हैं।
तो उनके ब्रेस्ट थोड़े हैवी हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से सिरोसिस, लीवर डैमेज हो जाता है, तो कुछ हार्मोन यानी बढ़ जाते हैं बॉडी में, एस्ट्रोजन वगैरह, तो ये ब्रेस्ट का जो है अमाउंट बढ़ जाता है। हालांकि गायनेकोमेजिया से कैंसर होने का खतरा, ऐसी कोई रिसर्च स्टडी नहीं है, लेकिन अगर कई बार कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है, यानी मेल को नहीं अच्छा लगता है ऐसे ब्रेस्ट लगते हैं बड़े लेके, तो इसके लिए सर्जरी होती है जिसमें कि जो बड़ा हुआ पार्ट होता है उसको लिपोसक्शन से वो चीज़ हटा लिया जाता है। हुँ, तो सर्जरी ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एनारोबिक स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के ही अपने आप नहीं लेना चाहिए, हुँ। आजकल जिम में देखने को मिला है कि वो सारी चीज़ें देते हैं, बॉडी बनाने के चक्कर सप्लीमेंट में, तो देते चीज़ हैं। को अवॉइड करना चाहिए जी। आपको। अच्छा मैम, दूसरा कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि किस-किस से हो जाता है। कोई कहता है कि मोबाइल देखने से हो जाता है, कोई कहता है कि ज़्यादा धूप में चलने से हो जाते हैं सन्स। तो क्या ऐसा कुछ है? जो मिथ्स हैं वो कैसे दूर करें और क्या-क्या मिथ्स हैं? देखिए कैंसर के जो बताए कारण कि एक तो जेनेटिक हम लोग मान के चलें हुँ, कि चलो कुछ क्लासिफिकेशन में बांट लेते हैं हुँ, इसको। एक चीज होता है जेनेटिक, जो हेरिडिटी, जो आपको अपने माता पिता या आपको उनके पूर्वजों से मिले हैं, हुँ, उनमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो जीन्स आपकी बॉडी में आई है। हाँ, जेनेटिक आजकल स्टडी होने लगी है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में वो जीन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। हुँ, अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रोफाइलेक्टिकली मेजर होते हैं, वो आप ले सकते हैं। हुँ, दूसरी चीज़ होती है आपका एनवायरमेंटल, जो जी। आप जहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, पानी आप साफ पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। हुँ, तीसरी चीज़ होती है आपकी लाइफ़स्टाइल और खाना-पीना, हुँ, आप एडिक्शन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा खाना-पीना, जंक फूड तो ज़्यादा नहीं खाते। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आजकल मिथ हैं कि भई आपने परफ्यूम यूज़ किया, आपने जी, टैल्क यूज़ किया, आपने सनस्क्रीन यूज़ किया, तो ये चीज़ नहीं करती, ये सिर्फ़ एक मिथ है और जी। कुछ नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी हियरिंग को इम्पैक्ट करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इसकी वजह से नहीं होता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप एक्सेसिवली जी। मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो वो डैमेज कर रही हैं। आजकल सोशल मीडिया कुछ अच्छी चीज़ों के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको भ्रमित भी कर देता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ले लीजिए या कुछ लोग हैं जो अपनी-अपनी बातें कहते हैं, उससे भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। जी। तो उनसे कैसे बचा जाए? ये तो यानी आप पे ही डिपेंड करता है कि आप हुँ, सिर्फ वही वीडियो देखिए जो आपको लगता है कि आपको एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जो उस फील्ड का है, हुँ, जो वो बता रहा है, तो वो कुछ साइंटिफिक बेसिस पे ही बता रहा है, सिर्फ उस चीज को फॉलो कर दीजिए। हुँ, अदरवाइज तो ज्ञान तो बढ़ता रहता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हुँ। उसी से एक्सेप्ट करिए जो वास्तव में उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड है। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या-क्या है और किस स्टेज पे कौन-सा ट्रीटमेंट? सबसे पहले हम स्टेज के लिए बात कर लेते हैं। जी, लोग को ये रहता है कितनी स्टेज होती कितनी है। स्टेज होती है तो कैंसर? यूजुअली 4 स्टेज होती हैं। हुँ, स्टेज 1 होती है जब कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट तक रहता है। स्टेज 2 होती है जब ब्रेस्ट कैंसर आस-पास लिम्फ नोड्स में चला जाता है। जैसे हम कहते हैं बगल में गिल्टी हो गई जी, या जी। यहाँ पे गिल्टी हो गई, इसे स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 होता है कि थोड़ा-सा और बड़ा, हुँ, ठीक है? अब वो आपके आस-पास की जो नीचे होते हैं, ब्रेस्ट के नीचे पसलियाँ होती हैं, पसलियों को इन्वॉल्व कर लिया, उसके ऊपर जो मसल्स होती है उसको इन्वॉल्व कर लिया, या ब्रेस्ट की स्किन को इन्वॉल्व कर लिया। कई बार आप देखते हैं कि गाँठ इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर की चमड़ी पूरी गल जाती है, फट जाती है, उसमें से मवाद, ब्लड हो रहा है, हुँ, उस टाइप की स्टेज को हम स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 होती है कि जब बीमारी अपनी जगह से निकल के शरीर के बाकी भाग में पहुँच जाती है हुँ। ब्लड के थ्रू। लिवर में पहुँच गई, बोन में पहुँच गई, ब्रेन में पहुँच गई, ठीक है? लंग में पहुँच गई, इसको हम स्टेज 4 की बीमारी कहते हैं। तो हर स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर ब्रॉडली हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो मैम इसी में एक सवाल और है मेरा, जैसे आपने बताया कि 4 स्टेज, तो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तक तो लोगों को क्योर किया जा सकता है, फोर्थ स्टेज पे मतलब बहुत चांसेस कम होते हैं। तो क्या वो लिवर का ही कैंसर होता है जो फोर्थ स्टेज पे पहुँचता है? ज़्यादा नहीं, लिवर का एक कारण हो सकता है। स्टेज 4 में जब पहुँचता है, वो लिवर में भी जा सकता है, हुँ, लंग में भी जा सकता है, बोन में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, अच्छा, वो कहीं भी जा सकता है। फोर्थ किसी में स्टेज। भी, कई लोगों में तो सारी जगह में फैल जाता है। तो यानी अपनी जगह से उठ के बाकी दूसरी बॉडी के ऑर्गन में चला गया, वो हर स्टेज 4 स्टेज हो पे गया। अपनी जगह चेंज करता है वो, क्या अ ऐसा कह सकते हैं? नहीं, स्टेज 4 का मतलब हो गया कि अपनी बॉडी से उठ के या तो लिवर, लंग या बोन कहीं भी चला गया, वो हुँ, स्टेज 4 कहलाता है। जी,
जिसको हम लोग मेटास्टैटिक, और हम कहते हैं मेटास्टैटिक में जो स्टेज 3 वाला होता है, यूजुअली हम उसको लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। यानी कि बीमारी बड़ी तो है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि जो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैम अभी ट्रीटमेंट की स्टेज बता रहे थे, क्या-क्या ट्रीटमेंट है इनके? ये ट्रीटमेंट जैसे हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो उसमें भी काफ़ी टाइप होते हैं। एक तो होता है सर्जरी। सर्जरी भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सर्जरी कि आप अगर अर्ली स्टेज में आ जाए, जैसे हमने बात की स्टेज 1 में आ जाए या स्टेज 2 में भी आ जाए, तो सिर्फ़ जिस ब्रेस्ट के जिस पोर्शन में वो गाँठ है, उतना हिस्सा निकाल लिया जाता है, तो हुँ, पूरा ब्रेस्ट इंटैक्ट रहता है। हुँ, उसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कंज़र्वेटिव सर्जरी। जी, दूसरी होती है कि एमआरएम, यानी पूरा ब्रेस्ट आपने रिमूव कर लिया, रिमूव मैस्टेक्टमी। क्योंकि गाँठ इतनी बड़ी थी कि हमें पूरा ब्रेस्ट उसका रिमूव करना पड़ा। इसके अलावा जो बगल की गिल्टियाँ होती हैं, वो भी निकालनी पड़ती है साथ में, क्योंकि ताकि चांसेस दोबारा लौट के आने के कम से कम हो जाएँ। एक सर्जरी का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली कुछ कैंसर की ड्रग्स होती हैं, जो आईवी लाइन के थ्रू पेशेंट्स को दी जाती हैं। हालाँकि कुछ आजकल टारगेट थेरेपी भी आ गई है, इसमें जो कुछ गोलियों के कोर्स होते हैं, तो पेशेंट्स को वो भी एडवाइस किए जाते हैं। कीमोथेरेपी का मेन काम होता है कि ऑपरेशन से पहले गाँठ को इतना कम कर देना ताकि वो बीमारी को आराम से निकाला जा निकाला सके, जा और कई सके। केसेस में तो जहाँ पे हम लोग पहले प्लान करते हैं कि इसको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत है, कीमोथेरेपी देने के बाद वो गाँठ इतनी छोटी हो जाती है कि खाली उतना पोर्शन निकालते हैं, पूरा ब्रेस्ट बचा सकते हैं। तो कीमोथेरेपी का ये रोल होता है, कई बार ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी जाती है। हुँ, इसके अलावा जब बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है, तो कीमोथेरेपी ही दी जाती है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। हुँ, इसके बाद होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कि कुछ मशीन्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिससे जिस ऑर्गन पे ब्रेस्ट कैंसर यानी है, वहाँ पे रेडियोथेरेपी दी जाती है ताकि बीमारी के दोबारा आने के चांसेस कम हो जाए। कम क्योंकि सर्जन एक उस डिज़ीज़ को निकाल सकता है जो उसकी आँखों से दिखाई देती है। जी, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक डिज़ीज़ होती है जो आस-पास फैली होती है, जो आँखों से नहीं दिखाई देती। उन माइक्रोस्कोपिक डिज़ीज़ को मारने के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है, ताकि बीमारी लौटने के चांसेस बहुत कम हो जाएँ। हुँ, इसके अलावा हार्मोन थेरेपी होती है। हार्मोन थेरेपी कुछ गोलियों के कोर्स होते हैं जो पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद, हुँ, ज़्यादातर केसेज़ में तो ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद लगभग 5 साल तक या 10 साल तक उनको गोली का कोर्स खाना पड़ता है। कुछ केसेज़ में हम लोग पेशेंट्स की सर्जरी से पहले ही भी हार्मोन थेरेपी देते हैं। तो यूजुअली तो 4 मेजर टाइप हो गए। आजकल आप लोगों ने इम्यूनोथेरेपी लोगों ने सुना होगा। हर लोग बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी दे दो। तो ब्रेस्ट कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल उसमें यूज़ में नहीं है इम्यूनोथेरेपी। तो टारगेट थेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी या हम कीमोथेरेपी में ही दे देते हैं। हुँ। तो बेसिकली 4 टाइप की मॉडलिटी है जो कैंसर में यूज़ करते हैं। मैम आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी कैंसर पेशेंट की या सर्जरी हो गई, तो कितने परसेंट चांस है क्योर होने की और कितने परसेंट चांस है उसे वापस आने की? देखिए, ये भी स्टेज पे डिपेंड करता है। हुँ, स्टेज 1 वाला होता है उसकी 5 ईयर सर्वाइवल, हम जब भी कैंसर की बात करते हैं, 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं। तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल अच्छा खासा होता है, 90% तक होता है। उसमें बीमारी लौट के आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हुँ, स्टेज 2 में सर्वाइवल थोड़ा और कम हो जाता है, 60% के करीब हो जाता है, बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, इसी तरह के स्टेज 3 में भी ये चीज़ें यानी सर्वाइवल कम, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा। ज़रूर। तो इसलिए जिस भी पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, हम लोगों ने भी कह दिया कि हाँ, तुम अब बिल्कुल क्योर हो, बिल्कुल ठीक हो और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, उनको भी हम फ़ॉलो-अप में रखते हैं। फ़ॉलो-अप का मतलब ये होता है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर्स आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए कॉल करते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 2 महीने हर पेशेंट को हम 3-3 महीने में बुलाते हैं। हुँ, हम लोग पेशेंट का एग्ज़ामिन करते हैं क्योंकि दूसरे ब्रेस्ट में भी बीमारी आने के चांसेस रहते हैं, जी, ठीक है? तो दूसरा ब्रेस्ट देखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट्स की दूसरे ब्रेस्ट की मैमोग्राफी या सीटी स्कैन या एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जो भी हमें लगता है वो कराया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर लौट के आते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस 2 साल के अंदर लौट के आने के होते हैं। उसके बाद 5 साल के बाद के होते हैं। 5 साल का अगर पीरियड उसने प्रॉपरली निकाल लिया, तो बीमारी दोबारा लौटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, हालाँकि कुछ केसेज़ में ये भी देखा जाता है कि ब्रेस्ट का पेशेंट हमने ठीक कर दिया, 5 साल भी उसने ढंग से निकाल लिए, छठे या 7वें साल में ओवरी का कैंसर लेके आ गया। ओह! ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है जब हम फ़ॉलो रखते हैं कि उसकी ओवरी का स्टेटस भी हमें देखना पड़ता है। तो वो भी हमारे वर्कअप शेड्यूल में शामिल होता है। मैं डॉक्टर सुरभि गुप्ता, प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एसएन मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हाफ वाल टीम का, जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोग ज़्यादातर यूट्यूब में इसको सर्च करते रहते हैं कि भाई कैसे हमें पता चले, क्या पता चले और हम इससे बचें कैसे, लेकिन कई बार जानकारी अधूरी होती है या बहुत ही मिसनोमर होती है। तो
तो ये पॉडकास्ट जिन्होंने बनाया इसके लिए मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेके चले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, आई थिंक वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी व्यूवर्स को कोई क्वेरी रहती है तो पोस्ट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी जिज्ञासा है उसको शांत करें और आपका जो बिल्कुल सटीक आंसर है उसको हम दे सकें। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर सुरभि गुप्ता, जिन्होंने कैंसर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हर आदमी को जाननी चाहिए, कैंसर के बारे में भ्रम दूर किए। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ या नई किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में अपील करता हूँ कि आपको ये शो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।